तो आगे फिर हम आज इलेक्ट्रिसिटी में रीड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है चार्ज ऑफ डिस्क में पढ़ेंगे अब हम। चार्ज ऑफ डिस्क। तो चार्ज ऑफ डिस्क में ये हमारे पास ये डिस्क है और ये इसका सेंट्रल पार्ट है ये, और ये इसका एट द पॉइंट P है, ये इसका रेडियस है और ये आउटसाइड रेडियस R है और ये इसका DS है। DS के साथ और D2 पॉइंट को हमने यहाँ से कंसीडर किया तो ये पॉइंट ये पोजीशन X हो गई, तो R इक्वल टू अंडर रूट और ये A का स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, और इस फील्ड में आपका हो गया डेल EX और ये डेल EY और ये इसका रिजल्टेंट डेल E डेल E या डेल E। तो चार्ज ऑफ डिस्क के लिए हमारे पास जो चेंज ऑफ द एरिया कितना हो जाएगा, DQ इक्वल टू सिग्मा इंटू DS। हम इसका वैल्यू करेंगे तो ये DQ इक्वल टू आपका हो जाएगा सिग्मा इंटू DS के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया कितना, E इक्वल टू 1/4 पाई की एप्सिलॉन और DQ अपॉन और ये अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का ये होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1/4 पाई की एप्सिलॉन और सिग्मा इंटू DS अपॉन और ये A का स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई की एप्सिलॉन सिग्मा रेडियस अपॉन R स्क्वायर। अगर हम इसे वेक्टर कंपोनेंट में ले जाएंगे तो ये वेक्टर कंपोनेंट में आपकी वैल्यू कितनी डिफाइन कराएगा, ड्यू टू वेक्टर कंपोनेंट में E इक्वल टू तो 1/, और ये 4 पाई की एप्सिलॉन सिग्मा DS अपॉन A का स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, और दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर R इज अ वेक्टर। तो अलोंग द X एक्सिस, तो अलोंग द X एक्सिस पर वैल्यू हो जाएगी डेल EX इज इक्वल टू और ये E इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है ये A है तो ये थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू तो कॉस थीटा इज इक्वल टू A अपॉन रूट A का स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया कितना, ये EX इज इक्वल टू आपका रूट तो X अपॉन तो ड्यू टू थीटा पर, तो ये थीटा पर हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये वैल्यू आपकी हो गई X अपॉन रूट A का स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, और तो EX के साथ ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी डेल E इज इक्वल टू EX इज इक्वल टू 1/4 पाई की एप्सिलॉन सिग्मा DS अपॉन और ये A का स्क्वायर X स्क्वायर X अपॉन A का स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 1/2।
तो ये वैल्यू आपकी हो गई डेल ई एक्स इज इक्वल टू डेल ई एक्स 1/4 की एप्सिलॉन सिग्मा डी एस एक्स अपॉन और ये ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 के साथ 3/2 के साथ। तो ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई 3/2 में, और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 0 से आर रेडियस पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, तो सिग्मा एस जो हमारे पास है ये डी एस ये कितना हो जाएगा 2 पाई ए इंटू डी ए 2 पाई ए इंटू डी ए। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई की एप्सिलॉन सिग्मा एक्स अपॉन ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ये डी एस, और डी एस की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, डी एस की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई ए इंटू डी ए 2 पाई इंटू डी ए और 0 से आर पर, तो ये 1/4 पाई की एप्सिलॉन सिग्मा एक्स अपॉन ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ये 0 से आर 2 पाई ए इंटू डी ए के साथ 2 पाई ए इंटू डी ए के साथ, और ये वैल्यू हमारे पास इतनी हो जाएगी। तो ये इसमें से सारी वैल्यू बाहर आ गई और हम इसको कैलकुलेट करेंगे 0 से आर पर, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, ये सिग्मा एक्स इंटू 2 पाई ए अपॉन 4 पाई और ये एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 0 से आर और ये 2 पाई ए, तो 2 पाई बाहर आ गया, तो ये आपका कितना हो गया ए इंटू डी ए, और इसे हम लगा देंगे तो सिग्मा एक्स 2 पाई अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन और ये ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 और ये 2 पाई के साथ ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू आपके पास बी ए हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास हो गई 1 माइनस के, ये 1 माइनस एक्स अपॉन और ये ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, और ये आर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर तो 1/2 और ये एक्स वाली वैल्यू एक्स ही रहेगी। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास हो गई, ये ई इज इक्वल टू ई एक्स 1/4 पाई की एप्सिलॉन 1/4 पाई की एप्सिलॉन 0 से आर एक्स बी ए अपॉन और ये डी ए और ये ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ये 1/4 पाई की एप्सिलॉन 1/4 पाई की एप्सिलॉन और ये आपकी वैल्यू हो गई ए का स्क्वायर, तो ये ए का स्क्वायर तो एक्स इज इक्वल टू, तो ये डी ए इज इक्वल टू 2 पाई ए, तो हम इसे कह सकते हैं कि 1/4 पाई की एप्सिलॉन और ये वैल्यू आपकी आ गई बी एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन, बी एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये लॉग आर प्लस और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 अपॉन और ये एक्स माइनस के आर अपॉन और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 के साथ। तो ये हमें ई एक्स की वैल्यू मिल गई टोटल डिस्क के लिए। तो डिस्क के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, तो आप कह सकते हैं इफ द सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज सिग्मा इज इक्वल टू बी ए, सिग्मा इज इक्वल टू बी ए के साथ और विच बी कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू देन द इफेक्टेशन रीजन ऑफ द सिमेट्री, द टोटल फील्ड इज अलोंग द x direction and is obtained by adding vectorially of the integrating, assuming that the surface density of sigma is constant, then
फ्लक्चुएशन ऑफ द लाइन ऑफ द फोर्सेस। अच्छा, ये हमें जिसका मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम आते हैं इसके आगे गॉस लॉ पर। तो गॉस लॉ में इन्होंने कहा अगर D2 पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम बात करते हैं तो गॉस लॉ की तो वैल्यू ये थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू गिवन एरिया। गॉस लॉ हमारे पास आता है तो गॉस लॉ के लिए हमारे पास क्या है, D2A पॉइंट चार्ज। D2A एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पहला है A पॉइंट चार्ज। अब ये पॉइंट चार्ज में क्या है कि ये हमारे पास एक स्फीयर है और ये स्फीयर सॉलिड है और इस पॉइंट पर सेंटर में कोई भी चार्ज है हमारे पास ये Q, और यहां से कोई भी पॉइंट ये हमारे पास P है। इसकी पोजीशन यहां से यहां तक कितनी है, R है। अब ये R है तो ये जो हमारे पास स्फीयर है ये इसका स्पेस एरिया है। ये बात, इसका एरिया कितना है, ds है। तो अब इस पे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज हमारा प्लेस है ये, तो यहां फ्लक्स आपका हो जाएगा कितना, d फाई इक्वल टू, और ये E इंटू ds और इंटीग्रेट, तो फाई इक्वल टू आपकी वैल्यू हो गई E इंटू ds के साथ, और स्पेयर आपका हो जाएगा कितना, फाई इक्वल टू E, और ये ds का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब 4 पाई r स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ये आपकी वैल्यू होती है Q अपॉन एप्सिलॉन, तो E इंटू 4 पाई और ये r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया कितना, Q अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन 1 अपॉन और ये r स्क्वायर, ये हमें मिल गया। अब यहां से यहां कोई भी टेस्ट चार्ज हमारे पास Q नॉट है तो इसके बीच में एक फोर्स डेवलप होगा, और फोर्स कितना हो जाएगा, E इक्वल टू, और ये F अपॉन Q टेस्ट चार्ज, तो F इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया Q इंटू E के साथ, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 1 अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन Q अपॉन और ये R स्क्वायर। अगर हम इसे वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। जब ये यूनिट वेक्टर हो गया तो ये F इक्वल टू आप इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन Q अपॉन और ये R की Q और ये वेक्टर R के साथ। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाई गॉस लॉ के अनुसार डिफाइन हुआ और फोर्स की वैल्यू भी हमें डिफाइन हुई। अब इसी को वो कह रहा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में ले जाएं। हमने क्या किया कि इसको हम किस में ले गए, अब किसी भी स्फीयर में ले गए। अब स्फीयर में हम ले जाएंगे तो ये हमारे पास 2 पॉइंट कंसीडर हो जाएंगे, एक इनसाइड रेडियस और एक आउटसाइड रेडियस। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसके लिए उन्होंने डेफिनेशन में ये कहा है कि दी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज एवरीवेयर रेडियल, इट इज मैग्नीट्यूड the same at the point, the same distance r for the charges. Hence we selected Gaussian surface, a closed surface drawn in an electric field. A spherical surface, it is also clear form that both E and ds, it is always perpendicular to the surface itself at any point on the Gaussian surface are directed radially outward. तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी, ये हम डिफाइन कर चुके हैं। तो हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफाइन करके ले आए और आपका जो है फोर्स भी हमने डिफाइन किया। अब इसको वो कह रहा है कि हम इसको अब ले जाएं किस पर, जो सेकंड केस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर पर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अब यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर पर आएंगे तो क्या होगा,
अब उसे समझ लीजिएगा। ये बी कहता है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अब यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर होगा तो ये क्या होगा, ये सब खत्म हो जाएगा। अब ये हमारे पास है और इसी के बराबर में ये हमारे पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखिए ये इनसाइड है इसका, ये इसका आउटसाइड है, तो ये आर हो गया, ये स्मॉल आर हो गया, ये सेंटर हो गया। अब जब इतना हो गया तो हम इसको देख रहे हैं कि सेंट्रल ओ से ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, इस पर कितना है, आउटसाइड पर क्यू है और यहाँ क्यू नॉट हो गया। अच्छा ये क्यू नॉट हो गया तो ये पॉइंट पी हो गया और ये पॉइंट एम हो गया। अगर हम इसका ग्राफ देख रहे हैं तो ग्राफ हमारा कैसा होगा, देखो किसी स्फीयर के लिए हम जब किसी रेडियस के स्फीयर पर हैं, ये स्फीयर के रेडियस पर है, तो रेडियस पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यहां से ये वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट और ये यूनिफॉर्म, और ये यूनिफॉर्म यहां से ये नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब एवरी टाइम जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो ये इस पॉइंट पर ये कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जब इस पर आ जाएगी ये, तो ये इस पॉइंट पर आने का मतलब ये हो गया कि आर पर ये वैल्यू जो है ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी कैसी हो जाएंगी, कंटिन्यूटी पुअर होती जाएंगी। तो हम पहले उसके आउटसाइड पॉइंट इनसाइड पॉइंट पर डिफाइन कर लें। तो ये तो फैक्ट है कि इट इज द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, रेडियस आर एंड चार्ज ऑफ क्यू इन द डेंसिटी इज द रो। अब दिस इज द स्फीयर ऑफ द डेंसिटी कितना है हमारा, रो है। जब डेंसिटी हमारे पास रो हो जाएगा तो हमारे पास कितना फ्लक्स हो जाएगा, तो फ्लक्स हमारा चेंज हो जाएगा किसके साथ, क्यू के साथ। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास है ये फाई इज इक्वल टू ई इंटू और ये डी एस के साथ, और उसके इनसाइड पॉइंट पर जो है ये कह रहा है कि आर से कैपिटल आर बड़ा है, तो उस केस में ये हमारे पास वैल्यू जो हो जाएगी ई इंटू 4 पाई और ये आर स्क्वायर के साथ। भाई ये हमारे पास आ गया 4 पाई आर स्क्वायर के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितनी बनेगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हो जाएगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इक्वल टू आपका हो गया 1 अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन Q अपॉन और ये आर स्क्वायर के साथ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से प्रोड्यूसिंग होने लगी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। जो इनसाइड रेडियस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अब वो कहता है कि ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाए, दोनों वैल्यू हमारी कैसी हो जाए, इक्वल हो जाए। तो दोनों वैल्यू इक्वल होने पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, अगर हम R और R डैश को बराबर कर लें, ये कह रहा है R इज इक्वल टू R के हो जाए, तो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज कितना है, ये Q नॉट है। तो इस पर वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन Q डैश अपॉन और ये R स्क्वायर। तो यही वैल्यू E इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन और ये Q R स्क्वायर के साथ। अब R कितना हो जाएगा, कैपिटल R इसके साथ। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 1 अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन Q डैश अपॉन और ये R के साथ। अब वो कहता है कि ये R ग्रेटर हो जाता है, ये इससे बड़ा हो गया, सॉरी ये वाला, भाई ये अगर इससे बड़ा हो गया तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, Q। भाई दोनों Q का हम रिलेशन निकालेंगे, Q नॉट और Q के साथ। तो Q नॉट की वैल्यू हमारी स्फीयर पर है, ये स्फीयर पर फॉलो है। तो इसके लिए हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन 4.3 पाई R की Q इंटू डेंसिटी। तो इसके लिए हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू होगी वो Q नॉट इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यू डेंसिटी, और डेंसिटी हमारे पास कितना हो जाएगा,
तो Q इज इक्वल टू 4/3 पाई R की Q, और डेंसिटी इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है भाई, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमारे पास चार्ज आ गया Q अपॉन 4/3 पाई, और ये R की Q, ये से कैंसिल हो गया, तो Q नॉट की वैल्यू हो गई कितनी, R की Q इंटू Q के साथ। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ लगाते हैं तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना आ गया, 1/4 पाई की एप्सिलॉन, और ये Q और ये R/R की पावर Q, और ये R स्क्वायर भाई, स्मॉल r स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई E इक्वल टू 1/4 पाई की एप्सिलॉन Q, और ये R की Q अपॉन R स्क्वायर R की Q, इससे कैंसिल हो गया। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 1/4 पाई की एप्सिलॉन QR अपॉन R की Q के साथ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हमें इनसाइड और राइट साइड पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपनी वैल्यू को कंटिन्यूट क्या किया, वेरिएशन किया, और वेरिएशन करने पर ये वैल्यू हमारे पास डिफाइन हो गई। तो ये कह रहा है कि इट इज द क्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, द सरफेस चार्ज एट द जीरो एट द सेंटर। जबकि उसके इनसाइड में अगर हम बात करेंगे यहाँ, तो यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज उसके आउटर सरफेस पर है, और चार्ज जब इनसाइड जीरो होगा तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। जब इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म होगा तो उसके लिए हम इस ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। और स्पेयर के लिए अगर हम इसको R इज इक्वल टू R में ले आए, तो R इज इक्वल टू अगर हम R में ले आते हैं, और Q इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 4 पाई, और ये R स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 1/4 पाई की एप्सिलॉन, 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा R अपॉन R की Q। तो देखो भैया ये भी R आ गया, तो ये R से R कट गया पूरा, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ। तो E इक्वल टू कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ। तो ये हमें वैल्यू मिली कितनी, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ आ गया। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं हम टू कॉन्सेंट्रिक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। इससे पहले हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़ा इनको देखें हम। ये भी बेहतरीन है, आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अब ये कह रहा है कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास कोई भी एक चार्ज है और उसको हमने किसी भी प्लेन सरफेस के सरेंडर कंडीशन में रख दिया, इसको समझ लीजिएगा। अब ये कह रहा है एक चार्ज बॉल है, इक्विलिब्रियम में है, और ये चार्ज बॉल जो है इक्विलिब्रियम में है, और ये इस टाइप से है। ये, और इसको हमने किसी भी प्लेन मिरर पर रख दिया, ये, और इसके बीच में ये लेंथ L है, और ये प्लेन मिरर है इसका, तो इसका इमेज भी यहां से L पर ही बनेगा।
एल पर ये इस टाइप से बनेगा एल पर। तो अब ये कह रहा है कि ये हमारे पास चार्ज प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। तो पहली चीज तो है कि दोनों एक दूसरे से 2l पर हैं, लेकिन उनके बीच में क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है। और जब अट्रैक्शन फोर्स है तो वहां हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स किसके, उसके स्प्रिंग या उसके थ्रेड के रेस्पेक्ट में बराबर हो जाएगा। तो एज द इक्विलिब्रियम तो फोर्स हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू थ्रेड फोर्स। तो भैया ये वाला फोर्स हो गया 1/4 की एप्सिलॉन, और ये Q का स्क्वायर अपॉन और ये 2L स्क्वायर, और ये किसके बराबर, के x की जगह 2L हो जाएगा। भाई F इज इक्वल टू KX की जगह कितना हो जाएगा, ये 2L हो जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि when the ball charge equilibrium electric force on the ball must be counterbalance spring force exert on the ball due to the extension in the spring। अच्छा, अब इसके बीच में ये कह रहा है कि ये स्प्रिंग लगी हुई है, ये थ्रेड नहीं है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग लगी है। अब क्या इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है। अब ये अट्रैक्शन फोर्स लगा तो ये यहां से डिस्प्लेस होकर यहां आ गई, तो इनके बीच में वेरिएशन कितना, x रहा, और इधर से ये खिंच के यहां आ गई, तो इनके बीच में वेरिएशन x हो गया। तो लगने वाला जो फोर्स होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, kx हो जाएगा। अब kx के साथ वो चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है, तो q इक्वल टू आप कह सकते हो 4 की एप्सिलॉन 2L का स्क्वायर इंटू kx। तो q इक्वल टू वैल्यू हो गई आपकी 4 की एप्सिलॉन 4L स्क्वायर इंटू kx के साथ। तो ये हमें इसका चार्ज की वैल्यू डिफाइन हुई, तो हम इसमें चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी बात वो कह रहा है कि यदि हमने किसी चार्ज को किसी प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर रख दिया, प्रेजेंट कर दिया, तो उस समय उसका एरिया कितना मेंटेनेंस होगा। तो वी डिफाइन द वर्क ऑफ दिस फोर्स बाय द एलिमेंट्री इज गिवन बाय द वर्क। तो वर्क हम डिफाइन कराएंगे इसमें। तो देखो अब ये सेकंड प्रॉब्लम हमारी है कि अब इसको हमने उठा के दूसरी कंडीशन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी को हमने ऐसे लिया और इसको हमने ऐसे प्रेजेंट कर दिया, ये, और ये प्लेन मिरर है। अब हम किसी भी चार्ज को अगर यहां रखेंगे तो ये हमारे पास इसका पोर्शन है, ये x है और ये dx है। तो ये जितना पॉइंट हमारे पास ये x है तो ये भी x रहेगा। भाई जितना इमेज हमारा इधर दिखाई देगा उतना ही इमेज उसके बैकअप में दिखाई देगा। तो उस समय इस पर वर्क कितना हो जाएगा, dw इक्वल टू, ये हो जाएगा dw इक्वल टू f इंटू dx, और f जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा चार्ज के लिए, q अपॉन 4 की एप्सिलॉन इंटू 2x। तो भाई ये आपकी वैल्यू आ गई कितनी, dw इक्वल टू 1/4 की एप्सिलॉन माइनस के, और ये q का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इंटू dx के साथ। तो dw का हमने नीट वर्क लिया, तो 1/4 की एप्सिलॉन और q का स्क्वायर और ये 1/x स्क्वायर इंटू dx के साथ हमने इसको कैलकुलेट किया, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस के 1/x। तो ये हो जाएगा प्लस के 1/4 की एप्सिलॉन q का स्क्वायर 4 और ये कितना 1/x के साथ। भाई इसको स्क्वायर को ऊपर ले गए तो माइनस के 2 और +1 और माइनस के 2 + 1। तो एक्सप्रेशन वैल्यू कितने से, L से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। तो L से इन्फिनिटी के बीच में ले गए, कितने से, L से इन्फिनिटी के बीच में ले गए हम इसको। तो ये L से इन्फिनिटी में जब इसको ले गए तो ये वैल्यू हमारे पास आया
कितना 1/16 पाई एप्सिलॉन क्यू का स्क्वायर, और ये 1/इंफिनिटी माइनस के 1/L के साथ। तो ये वैल्यू आपके आ गई हमारे पास 1/16 पाई एप्सिलॉन क्यू का स्क्वायर अपॉन L के साथ। तो हमें वर्क मिला कितना, क्यू का स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन इंटू L के साथ। ओके